लोहनी साहब को नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार, स्वागत। जी जी जी, सुन रहा हूँ मैं सर। जी। तो प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी हाँ, हमारे साथ पिछले 3 दिन से जुड़े हुए हैं। आज उनका चौथा व्याख्यान है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हेमंत जोशी जी का धन्यवाद करता हूँ। आगामी सत्रों में फिर हम उनसे मिलेंगे और फिर उनके अनुभवों का लाभ लेंगे और व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित विषयों पर हमको मिल रहे हैं। प्रोफेसर तिवारी साहब का आज का व्याख्यान पूर्व से ही आपको प्रेषित है। हम लोग जिस रूप में इस सीरीज को देख पा रहे हैं एक तरह से, अगर कोई बड़ा सेमिनार होता तो हम लोग अलग अलग तरह से चीजें देख पाते, लेकिन जी ये सेमिनार भी हो रहा है, ये व्याख्यान सीरीज भी हो रही है और एक तरीके से विशेषज्ञ क्षेत्र में लोगों की बातचीत हो रही है। तो प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी आज भी विषय प्रतिपादन की पद्धति पर बातचीत करेंगे। कल इस पर बातचीत शुरू हुई थी, ये क्रम आज भी जारी रहेगा। और मैं अब ये मंच प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका। आज के इस सत्र के व्याख्यान में उपस्थित हमारे अग्रज प्रोफेसर हेमंत जोशी जी और मेरठ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर लोहनी साहब और जो शोधार्थी मित्र मुझे सुन पा रहे हैं, वे सभी शोधार्थी मित्रों, हम लोग पिछले 3 दिन से शोध की जो पद्धतियां हैं, विषय का चयन है, विभाजन है, इन सब पर बात कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को हम लोग सिलसिलेवार प्रस्तुत करना चाहेंगे। मित्रों, जब एक शोधार्थी शोध के क्षेत्र में आता है तो उसके सामने सबसे बड़ी कठिनाई होती है विषय चयन की। वो आपका हो गया। क्षेत्र इतना बड़ा है, विशाल, मैंने कहा था कि सागर है, उसमें से एक कण चुनने के बराबर है, वो भी बात आपकी हो गई। अब उन उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण करना और अपने काम की सामग्री, तो मैंने आपको कहा था कि ईएचकार की जो व्हाट इज हिस्ट्री, इसका अशोक चक्रधर ने अनुवाद किया है, इतिहास क्या है, उसको जरूर पढ़िए आप लोग। थोड़ा सा आपको उससे बड़ा सहयोग मिलेगा कि चयन कैसे होता है, तथ्यों का किस तरह से चयन करते हैं, इस पे भी बात हो चुकी थी। भूमिका लेखन से लेकर और उपसंहार और उसके बाद परिशिष्ट तक जो क्रम बनता है लेखन का, उस पर हम लोग बातचीत करें। भूमिका पर बात थोड़ी सी हुई थी और मैंने ये भी कहा था कि क्यों नहीं भूमिका और उपसंहार शोध प्रबंध के हिस्से होते हैं और हिस्से न होकर भी उससे पूरी तरह से जुड़े होते हैं, बिना उनके शोध पूरा नहीं होता। बावजूद इसके शोध का अंग नहीं माना जाता उनको, भूमिका और उपसंहार को, क्योंकि भूमिका में आप अपनी प्रस्थापनाएं, प्राकल्पना, हाइपोथेसिस करते हैं, बताते हैं, और वो किस गुणवत्ता के साथ, किस उपलब्धि परक मौलिकता के साथ वो काम आपका संपन्न हुआ, उसका आप आख्यान करते हैं उपसंहार में। मैंने ये भी कहा था कि उपसंहार एक ऐसा बिना अध्याय वाला अध्याय है जिसमें आपकी लेखन क्षमता और मौलिकता प्रदर्शित होती है। बिना किसी उद्धरण के, बिना किसी रेफरेंस के आप अपनी समस्त उपलब्धियों को प्रथम अध्याय से लेकर और अंतिम अध्याय तक अपनी बात कहते हैं। लेकिन इनके लेखन की कुछ टेक्निक है, इनके लेखन की कुछ शर्तें हैं, और उन शर्तों की अनुपालना मैं समझता हूं प्रत्येक शोधार्थी को करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो कहीं न कहीं उस प्रविधि के जो मानदंड है उससे अपने आप को अलग करता है। मैं जो बात करूंगा वो शोध प्रविधि के अनुसार बिल्कुल जो बात है, आप उसे व्यवहारिक रूप में कैसे लेते हैं ये मैं नहीं कहता, आपके सुपरवाइजर वैसे कैसा चाहते हैं ये भी मैं नहीं कुछ कह सकता जब आप शोध करेंगे। लेकिन बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, हो सकता है कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, संभव है किसी पुस्तक में भी ना मिले वो कुछ बातें, हमें जो अपने गुरुओं से मिला है वो हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा था कि मेरे शोध निर्देशक प्रोफेसर नामवर सिंह थे,
तो मैं ये मानता हूं कि नामवर सिंह एक निर्देशक के, शोध निर्देशक के रूप में बड़ा ऊंचा उनका मुकाम रहा है, और निसंदेह जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनसे जाना गया, सीखा गया, वो चीजें कुछ आपको मैं साझा करूं। सबसे पहले बात आती है भूमिका लेखन की। भूमिका में मैंने कहा कि आप अपने विषय की प्रासंगिकता व उपादेयता को स्पष्ट करते हैं, शोध के उद्देश्य को बताते हैं, और जब प्रासंगिकता और महत्ता प्रतिपादित करें तो उसमें पूरा रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शोध प्रबंध दलित लेखन पर है, हिंदी और मराठी के दलित लेखन, या हिंदी में ही किसी दलित लेखन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो निसंदेह जब भूमिका की आप शुरुआत करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमारा विषय बहुत प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो निसंदेह आप मराठी साहित्य में जाएंगे और जो कुछ भी आगे हिंदी में काम हुआ, आरंभिक काम हुआ, हंस का विशेषांक, उसका उल्लेख करेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे, और फिर आप अपने विषय पर आएंगे और आप बताएंगे कि चूंकि मराठी से प्रेरित जो हिंदी का दलित साहित्य है, दलित लेखन है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आप आ जाएंगे, यहाँ का इतिहास बताने लग जाएंगे, हीरा डोम से शुरू करेंगे 1914 से, फिर हो सकता है रामचंद्र शुक्ल की कविता भी आप उसका भी उल्लेख करें, फिर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे कि 1914 में प्रकाशित हीरा डोम की कविता एक दलित लेखक द्वारा, और दूसरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 1916 में, उस यद्यपि ये वाले शुक्ल नहीं है, वो दूसरे हैं, लेकिन इनके नाम से वो चलती है, अछूत की शिकायत। हीरा डोम की कविता और अछूत की या शुक्ल जी की कविता, एक दलित का लिखा हुआ, एक गैर दलित का लिखा हुआ, फिर दोनों की तुलना करते हुए आप अपनी बात आगे ले जाएंगे। तो इसमें आपको काफी कुछ संदर्भ देने पड़ सकते हैं। फिर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं कि क्या क्या उसमें काम हो चुका है और आपका काम किस तरह अलग है। इसको बड़ी ईमानदाराना तरीके से आपकी बात कहनी चाहिए, बहुत ही निष्पक्ष रूप से, तटस्थ होकर से, भावुकता के साथ नहीं। आप अपनी बात कहें, कहाँ कहाँ काम हुआ है, और इसके लिए जो रेफरेंसेज हैं वो आप देख सकेंगे। अब जब आप अध्यायों का विभाजन करते हैं, जब बताते हैं कि मेरा शोध कार्य इतने अध्यायों में विभक्त है, तो पहले आप उसका संक्षिप्त परिचय देते हैं और बाद में उसका कंप्लीट जो उसकी रूपरेखा है, प्रारूप आप बताते हैं। बेहतर ये होता है कि जो भी प्रारूपण हो आपके शोध निर्देशक के माध्यम से, वो एक कंप्लीट फॉर्म में हो, ताकि आपको कहीं भटकना न पड़े। प्रायः मैंने देखा है विश्वविद्यालयों में क्या करते हैं कि पहला अध्याय दे दिया, मोटा मोटा नाम, दूसरा अध्याय दे दिया, अब वो जाता है डीआरसी में, वहां पास भी हो जाता है। फिर बाद में विद्यार्थी एक पूरा ही मुख्य शीर्षक लेकर और ढूंढता रहता है फिर इसमें कैसे शुरू करें, क्या लिखें। तो मैं समझता हूं कि आप शोध निर्देशक होगा, उसमें बहुत सहायक होगा वो, और आपके विषय की पूरी रूपरेखा बनाएगा। उसके बाद जब आप सब कुछ बता लेते हैं, तब आप कहते हैं कि ये भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है शोध का, भूमिका का, कि आप ये बताते हैं कि हमें कहां कहां से इसमें सहायता मिली है और किसके निर्देशन में काम कर रहा हूं या कर रही हूं। तो उनको आप एक उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। यहां जो हमें जरूरी बात करनी है, मेरे पास अब तक लगभग, अगर मैं कहूं तो 40 से 50 के बीच में थीसिस आ चुकी होंगी जब से मैं अलीगढ़ आया। मुझे एक भी थीसिस ऐसी नहीं मिली जिसकी भूमिका लेखन में शोध पद्धति के मानदंडों का सही ढंग से प्रयोग किया गया हो। एक भी की बात कर रहा हूं मैं आपको, भले वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भी थीसिस आई हो, भले वो जामिया मिलिया इस्लामिया की भी आई हो, या महाराष्ट्र से आई हो, या दिल्ली विश्वविद्यालय से आई हो। मैंने हालांकि एक बार जेएनयू के वाइबा में मैंने कह भी दिया था, राम बख्श जी वहां अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा कम से कम सुपरवाइजर के रूप में हमें ये तो देखना चाहिए विद्यार्थी क्या लिख रहा है। जिस बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं वो ये है कि शोध प्रविधि के मानकों के अनुरूप भूमिका लेखन में किसी भी वैयक्तिक भावुकता के लिए तनिक भी अवकाश नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा हमारे शोधार्थी मित्र। जैसे उसमें जब आप कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, आभार ज्ञापन करते हैं, तो केवल जहां से आपको एकेडमिक सहयोग मिला है उनका ही उल्लेख होना चाहिए। आप लोगों ने भी 10-20 थीसिस लाइब्रेरी में देखी होगी, जाके आप देखिएगा। होता क्या है कि आप जैसे ही कहते हैं कि साहब ये विषय मेरे ध्यान में आया, मैंने शोध निर्देशक से कहा
शोध निर्देशक ने मुझे कहा ठीक है भैया, काम है, इस पर बढ़िया काम करो। तो वो तो मेरे लिए गुरु हैं, उनके प्रति तो आभार, धन्यवाद। लेकिन उसके बाद जब वो सिलसिला शुरू करता है तो जितने भी खानदान में उसके लोग हैं उन सबको धन्यवाद करता है। ये शोध प्रविधि के मानकों के प्रतिकूल है। मैंने कहा वैयक्तिक भावुकता के लिए शोध में कहीं अवकाश नहीं होता। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, तटस्थता और आपकी निष्पक्षता, ये तो पहली शर्त है ना। केवल आप अपने शोध निर्देशक को धन्यवाद ज्ञापित करें या कृतज्ञता प्रकट करें। जहां आप काम कर रहे हैं वहां से अगर औपचारिकता है, भाई ठीक है, आप कहेंगे अध्यक्ष को साइन करना होता है, तो उस विभाग के अध्यक्ष का भी आप उल्लेख करेंगे और कहीं ना कहीं वो भी आपकी मदद करते हैं। बाकी जितने भी प्राध्यापक हैं सबका देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ 25 लोग हैं, 25 का नाम देंगे, एक पेज में तो वही आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी अध्यापक ने, किसी प्राध्यापक ने आपका एकेडमिक सहयोग किया है तो उसका उल्लेख जरूर करें। और मैं ये चाहूंगा कि जब आपके शोध प्रबंध लिखे जाएं तो आप इसका ध्यान रखें। अब आप कहेंगे साहब, अगर हमने तो इतना देखा है, ग्वालियर की मेरे पास आई थी जीवाजी विश्वविद्यालय की थीसिस, तो उसमें एक महिला की थीसिस थी, वो तो सबको धन्यवाद देते देते गली मोहल्ले को, और वो जैसे मतलब वो कहे कि वो डबरा वाले बुआ जी और झांसी वाले फूफा जी और वो पता चला कि सामने वाले चाचा जी, इन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि इनका सबका सहयोग रहा कि मेरा एक काम हो गया। उसने जो लास्ट में जो धन्यवाद दिया था वो बिल्कुल मैं चाहता हूं उसे बांटा जाना चाहिए, साझा किया। ये क्या इसकी जरूरत है? और हमारे 2 बड़े प्रोफेसर बैठे भी हुए हैं, उनकी भी मैं निशानदेही और तस्दीक चाहूंगा, विटनेस। उसने ये लिखा था कि मैं अपने पति को तो धन्यवाद देती ही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सहयोग किया, अगर वो नहीं चाहते तो मेरा शोध पूरा नहीं होता। मेरे जो अपने दोनों बच्चे हैं, रिंकी और पिंकी, जिनकी उम्र 5 साल और 7 साल है, मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें शोध कार्य के दौरान उन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया और तब हमारा शोध ये पूरा हुआ है। और अब आप जानते हैं, अगर आपका ये शोध प्रबंध बाद में एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो तो आप एक पूरा आभार का पृष्ठ बनाइए। लेकिन अगर आप शोध प्रबंध लिख रहे हैं तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी का बहुत ख्याल रखना होगा। आपको किसी भी इस तरह की भावुक प्रस्तुति के लिए वहां अवकाश नहीं है। तो कृपया ये जरूर अपने दिमाग में बैठाएं। और ये बहुत अच्छी बात है कि शोध प्रबंध लिखने से पहले ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है, पहले नहीं होता था, तो लोग थोड़ा बहुत चल जाता था, वाह ठीक है। जेएनयू में तो ये प्रथा है कि सेंटर पे अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी एमफिल का विद्यार्थी है और 16 हैं उस बैच में और 16वां जो है प्रस्तुत कर रहा है, तो 15 उसको जमा करवाने ले जाते हैं। आज जमा होनी है थीसिस, डिसर्टेशन, तो 15 उसके साथ जाएंगे और भी दूसरे सीनियर जूनियर, उन सबका उल्लेख उसमें करेगा। मैंने कहा कम से कम जेएनयू जैसे सेंटर पे तो शोध मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहरहाल शोध प्रबंध में वैयक्तिकता के लिए कोई अवकाश नहीं होता, इस बात का शोधार्थी ध्यान रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि वो माछरा और बड़ौत और शामली और जितने भी जगहों पर रिश्तेदार रहते हैं उनका उल्लेख न करते हुए, जहां जहां से आपको एकेडमिक सहयोग मिला है, मसलन आपका सुपरवाइजर, मसलन कुछ लाइब्रेरीज, मसलन उस लाइब्रेरी के जो लोग वहां पर काम करने वाले हैं, उनको आप जरूर कहिए। किसी से व्यक्तिगत साक्षात्कार आपने लिया है तो आप उनका उल्लेख करिए। तो इस तरह से आप उनका सादर बल्कि उल्लेख करिए। जैसे मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा अनुभव है इसलिए मैं बांट रहा हूं। मैं जब अपना शोध प्रबंध लिख रहा था तो मुझे कुछ पुस्तकों के प्रथम संस्करण की जरूरत पड़ी थी। वह प्रथम संस्करण हमें और कहीं नहीं मिला, विजेंद्र स्नातक की व्यक्तिगत लाइब्रेरी में जाकर मिला। तो उनसे मैंने संपर्क किया, उन्होंने बड़ी मदद की और मैंने फिर बाकायदा उनका उल्लेख किया एक पैराग्राफ में कि किस तरह से उन्होंने मेरी सहायता की। ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें वैयक्तिक संबंधों को, रिश्तेदारों को, रिश्ते नातों को हमें धन्यवाद नहीं करना चाहिए। एक तो बात ही हो। अब जब आप विषय सूची बनाएं तो विषय सूची में हर अध्याय का हर पॉइंट, उसके उपशीर्षक, ऐसा नहीं कि अध्याय पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ना, पहले अध्याय के बीच में जो कुछ भी उपशीर्षक है उसका भी उल्लेख करें, उपशीर्षक का भी जो उपशीर्षक है उसका भी उल्लेख करें। और ध्यान रहे,
विषय सूची से जो पहले वाला हिस्सा है वो रोमन में होगा, ये मैंने बताया था। अध्यायों में भी आप देखें, जब मुख्य शीर्षक जो होगा वो तो ऊपर हो गया, उसके बाद जो शीर्षक होगा वो क ख ग इस तरह के पॉइंट में होगा। जैसे मान लीजिए आपका विषय इतिहास पर है और आपने ये लिखा कि हिंदी साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों का उदय, तो ये मुख्य अगर उसका शीर्षक हुआ अध्याय के बाद तो ये क पॉइंट से लिखा जाएगा। उसके अंदर अगर कोई दूसरा शीर्षक आ गया, उप शीर्षक, तो उसको 1 से लिखेंगे। अरेबिक जो सिस्टम है 1, उसमें भी अगर कोई एक और शीर्षक उप का भी उप आ गया तो उसको रोमन में लिखा जाएगा। यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए हर अध्याय में। सबसे पहले आप अध्याय को क ख ग में विभाजित करें, उप अध्याय उप शीर्षकों को। उसके बाद उसके अंदर के जो शीर्षक हैं उसको 1 2 3 में करें, और फिर उसके भी अंदर अगर कोई आ जाता है, आ सकता है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी की बोलियों की बात करेंगे तो प्रमुख हो गई हिंदी, मैथिली उसकी बोली उसके अंदर आ गई तो आप उसको 1 में ले लें। मैथिली में भी जो उप बोलियां हैं अंगिका और बज्जिका, तो उसको आप रोमन 1 और 2 और 3 इस तरह से आप बताएंगे। ये आपका पूरा सिस्टम है। करना क्या होता है, आपको पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या है, आप तथ्यों को देखेंगे, सामग्री का उनका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद उनको आप उसमें समायोजित करेंगे। अब यहाँ एक बात आती है उद्धरण की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं समझता हूं यही वो शोध प्रबंध की पूरी टेक्निक है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। जब आप लिखना शुरू करते हैं शोध प्रबंध में, तो आपकी भाषा की बात कल किसी विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था कि हम दूसरों की भाषा देखते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो हम क्या करें। तो भैया दूसरों की भाषा उनकी अपनी है, उनको छोड़िए, आप आपकी अपनी भाषा होगी। आप शोध प्रबंध के अध्यायों का जैसे ही पॉइंट वाइज लेखन शुरू करें, का पॉइंट आपने डाल दिया और लिख दिया कि हिंदी में नवीन प्रवृत्तियों का उदय, तो अब आप बता देंगे कि हिंदी में नवीन प्रवृत्तियों का उदय यद्यप भारतेंदु युग से होता है, लेकिन उससे पहले नवजागरण की प्रवृत्ति हमारे यहाँ दिखाई देने लग गई थी, और कहीं न कहीं उसी नवजागरण, अब नवजागरण की प्रवृत्ति से उस दौर से आधुनिक प्रवृत्तियों का उदय कहीं न कहीं दिखाई देने लग जाता है। तो अब यहाँ जैसे अपनी बात आप कहते हुए जाएंगे तो यकीनन आपको एक उद्धरण की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर आप चाहे रामविलास जी को कोट करें, चाहे नामवर जी को कोट करें, चाहे अन्य किसी को कोट करें, आप वहां एक उद्धरण लेंगे। ध्यान रहे, उद्धरण लिखने की जो शोध प्रबंध की प्रामाणिक शैली है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप कैसे उसका प्रयोग करेंगे व्यवहारिक, ये मैं नहीं जानता, या आपके सुपरवाइजर कैसे उसको अप्रूव करेंगे ये भी मैं नहीं जानता। हम चूंकि यहाँ क्लास को बहुत ही औपचारिक ढंग से शोध प्रविधि की क्लास कर रहे हैं, इसलिए जो सबसे प्रामाणिक विधि है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शायद आपके ध्यान में नहीं आया होगा, अभी आप शोधार्थी नहीं है, पूरी तरह से पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आप लिखते हुए चलेंगे कि नवजागरण का उदय जो है हिंदी क्षेत्रों में तो 1857 स्वतंत्रता प्रथम संघर्ष से माना जाता है, लेकिन भारत में नवजागरण की उपस्थिति 1757 से हो गई थी बंगाल में। आप जैसे ही बात करेंगे तो आपको एक उद्धरण की जरूरत पड़ेगी। प्रायः विद्यार्थी ये लिख देते हैं जैसा कि रामविलास शर्मा ने कहा है। अब आपको उद्धरण की जरूरत पड़ी तो आपने लिखा कि जैसा कि रामविलास शर्मा ने कहा है, और फिर आपने एक अपना वो कोट बनाया और एक लिख दिया, और फिर बाद में नोट या फुटनोट आप जो भी करें आप लिख देते हैं। ये शोध की प्रविधि की प्रामाणिक पद्धति नहीं है। जो आप लिख रहे हैं अपने चैप्टर में, उसमें कहीं भी लेखक का नाम नहीं आना चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे फटे हुए कपड़े को जब रफू किया जाता है ना, तो रफूगर जो होता है वो ऐसे सूत में सूत मिला देता है कि पता नहीं चलता है कि ये फटा हुआ कपड़ा था यहाँ पहले कभी, ये हिस्सा है, रफू में एकदम बिल्कुल उसी जैसा कलर मिल जाता है। आपका जो उद्धरण हो आपके रनिंग मैटर में लिखे गए उस अध्याय के मैटर के साथ मैच करता हुआ सीधे सीधे आ जाए। जैसे अगर मान ले यही बात आपने कही कि नवजागरण का आरंभ हिंदी क्षेत्रों में 1857 से माना जाता है, और बाद में भारतेंदु उसके हिंदी में खड़ी बोली कविता के माध्यम से उसके वाहक बनते हैं, और यह आंदोलन या यह नवजागरण की जो अवस्थिति है 1757 में बंगाल से शुरू हो गई।
अब आपको यहां एक कोट देना है, तो बंगाल में आरंभ हो गई थी जैसे ही आप लिखें, एक कॉमा लगाएं, डबल इनवर्टेड कॉमा में जो कोट है वो पूरा कोट कर दीजिए। जब कोट आपका खत्म होता है तो एक डबल इनवर्टेड कॉमा लगाइए और उस पर वो नामांकन कीजिए, 1 लिखिए, और वो जो 1 आप लिखेंगे नीचे आइए फुटनोट में, वहां लिखिए 1 और फिर वहां लिखिए रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण, या रामविलास शर्मा कॉमा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 214, जो भी संस्करण, ये लिखिए। और उसके बाद ये आपका वो कोटेशन फुटनोट देखकर ये पता चले कि ये कोटेशन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपकी जो शोध लेखन की पद्धति हो, उसको पढ़ते हुए कहीं भी प्रवाह न रुके आपके लेखन का। आप जो बात कह रहे हैं वो रनिंग में कोटेशन भी आ गया, आप लिख दिया आपने, वो बाद में उस कांटे से 1 2 3 जो आप नंबरिंग करते हैं उससे पता लगे कि ये कोटेशन है। अब आप सीधे जाएंगे नीचे फुटनोट में। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप फुटनोट कहते हैं तो फुटनोट को हिंदी में कहा जाता है पाद टिप्पणी। पाद टिप्पणी का मतलब ये होता है, ये भी आपका विषय है, पाद टिप्पणी कैसे लिखें। पाद टिप्पणी का मतलब होता है उसी पृष्ठ का नीचे वाला हिस्सा, हाशिया जिसे आप कहते हैं। जैसे आपके शरीर का सबसे निचला हिस्सा आपका पैर है, तो जो पैर का सिस्टम है वो पैर ही होगा, वो सर तो नहीं हो सकता। तो उस पृष्ठ का पैर कौन सा है? उस पृष्ठ का पैर हुआ सबसे नीचे वाला हिस्सा, यानी जो लाइनिंग खींची जाती है तो उसके बाद जो हाशिया बनता है उसको कहते हैं पाद, यानी पैर, यानी उस पृष्ठ का पैर है नीचे। और चूंकि उस पृष्ठ के पैर के हिस्से में वो लिखी जाती है टिप्पणी, इसलिए उसको हम कहते हैं पाद टिप्पणी। वो पाद टिप्पणी है। अब क्या होता है, ध्यान दीजिए, पाद टिप्पणी वही है जो हर पृष्ठ के नीचे लिखी जाती है 1 2 3 करके। मान लीजिए एक पेज पे 4 है, तो आप हो सकता है कि 4 का रेफरेंस ना आ पाए उसमें, तो 3 लिखिए, कोई बात नहीं, अगला चौथे वो दूसरे पेज पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 वो उसी पेज पर आना चाहिए। जैसे ही अगला पेज आप उल्टेंगे और लिखना शुरू किया, एक कोटेशन और आ गया, और उस कोटेशन उस पेज में एक ही नंबर है, तो आप 1 डालेंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम संस्करण, काशी नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी, पृष्ठ संख्या 327, या जो भी है उसका नंबर। ये तो सिस्टम है शोध प्रविधि के अनुसार फुटनोट लिखे जाने की। फुटनोट जिसे कहते हैं हिंदी में पाद टिप्पणी। आजकल जो प्रचलन में है वो क्या है कि पूरे अध्याय में आप मान लीजिए 25 कोटेशंस हैं या 35 कोटेशन हैं, तो 1 2 3 से लेके 25 तक हो जाता है, और जहां अध्याय एंड होता है वहां आप लिख देते हैं संदर्भ सूची, और उसमें करके आप 1 2 से लेके 25 तक दे देते हैं। ये शोध पद्धति के अनुरूप वैज्ञानिक पद्धति लेखन की नहीं है पाद टिप्पणी। लेकिन अगर आप उसे लिखते भी वहां लास्ट में है और उसको कहते हैं पाद टिप्पणी, तो गलत हो गया ना, उसका नाम पाद टिप्पणी तो हुआ नहीं। पाद टिप्पणी तो तब होगा जब हर पेज पर लिखी जाएगी, और हर पेज पर नए सिरे से नामांकन उसका 1 2 3 होगा। यह भी गलत है कि आप नीचे वाले फुटनोट को 1 2 3 से लेके 40 तक लिख दें, वो भी गलत है। हर पेज का नया नंबर होगा शुरू, नए से, 1 से 2 से 3 से। अगर एक पेज का कोटेशन अगले पे चला जाता है तो वो उस अगले पे जाकर के फिर 1 बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ आपने लिखा 2 लाइन और 4 लाइन अगले पेज पे चला गया, तो उस पेज का 1 नंबर हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा। ये तो है प्रामाणिक पद्धति। अब आप जो लास्ट में लिखते हैं वो क्या है? अगर लास्ट में आपने लिखा अध्यायों के, तो वो फुटनोट नहीं कहलाएगा, वो नोट्स कहलाएगा, जिसको कहते हैं एंड नोट, यानी चैप्टर के एंड में लिखा गया है नोट। आपने किताबों में भी देखा होगा, अगर किताब का एक अध्याय है तो अध्याय के लास्ट में ही वो दिया हुआ है। लेकिन जितनी भी आपको अच्छी प्रामाणिक किताबें मिलेंगी,
अब अच्छी प्रामाणिक किताबों की क्या विशेषता है भाई? अच्छे लेखक की होगी, अच्छे प्रकाशक से छपी होगी, अच्छे विषय पर वो संपादित होगी। उन सब पुस्तकों के जो फुटनोट हैं वो हर पेज पे मिले। इसके पीछे एक कारण है, मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। जब आप कोई चीज लिखते हैं और उसमें 1 नंबर आपने लगाया तो वो जिज्ञासा हो जाती है कि देखें इसमें क्या लिखा है विद्यार्थी ने, वो तुरंत वही नजर आ जाती है एग्जामिनर को। किताब पढ़ने वाले को, व्यक्ति कोई किताब पढ़ रहा है तो उसमें चीज नजर आ जाती है। इतना अवकाश कहाँ है कि 1 नंबर पर हाथ उंगली रखे, फिर पूरा चैप्टर पलट के लास्ट में देखें कि चौथे नंबर पर आपने क्या लिखा है। तो उसका तत्काल चूंकि निराकरण होना है, इसलिए वही हो जाता है वो सुविधा के लिए। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत अच्छी जानकारी जो टेक्स्ट में नहीं मिल पाती है वो फुटनोट में मिल जाती है। मैं एक बहुत अच्छे बड़े विद्वान की किताब पढ़ रहा था, बच्चन पर लिखी हुई थी। मैं बता रहा हूं, मेरा अपना ज्ञान हो सकता है। मैं बच्चन के बारे में कभी नहीं जानता था कि बच्चन ने कभी जिंदगी में शराब पी है। उन्होंने मधु का सेवन नहीं किया था अपने पूरे जीवन में, लेकिन उन्होंने मधुशाला लिखी है। ऐसा लिखी है कि जो मधु का पान जो परिचित है वो भी नहीं लिख सकता। ये बात हमने उस किताब के फुटनोट में देखा और मेरा ज्ञान बढ़ा। ये मतलब जानकारी मुझे मालूम हुई कि जैसे उन्होंने लिखा कि मधुशाला बहुत ही लोकप्रिय कृति है, जैसे लिखा मधुशाला तो उस पर 1 पॉइंट लगा हुआ था। तो मैंने कहा अरे 1 पॉइंट लगाने की क्या जरूरत, मैं फुटनोट में गया तो उन्होंने फुटनोट में लिखा है कि ज्ञातव्य है कि मधुपान से विहीन बच्चन ने जैसा मधु पर लिखा है, वैसा मधुपान से परिचित निराला जैसे कवि भी नहीं लिख सके है, न लिख सके। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी शराब का स्वाद भी नहीं चखा हो, वो उस पर इतना बढ़िया लिख सकता है, ये बड़ा असंभव सा लगा। ये जानकारी मुझे नहीं थी कि बच्चन ने अपने जीवन में कभी मधु का सेवन नहीं किया है। हमें फुटनोट से पता लगा। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां फुटनोट में और तत्काल, और अगर वो 1 नंबर लिखा रहता और लास्ट में कहीं होता तो मैं नहीं देखता उसको कि क्या लिखा होगा। बहरहाल ये तो फुटनोट लिखने की पद्धति। ध्यान दें, फुटनोट की बॉडी में राइटर का नाम नहीं आना चाहिए। जैसे आप निबंधों में लिखते हैं ना, एमए का एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते देते लिखते हैं, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में कहा है, और एक लंबा आपने उनका उदाहरण दे दिया, क्योंकि वहां फुटनोट लगाने की जरूरत नहीं होती है आपको। एमए का जब एग्जाम आप देते हैं तो फुटनोट लगाने की जरूरत नहीं है। वहां तो आपने रनिंग में लिख दिया और 1 कोटेशन दे दिया, 4 कोटेशन दे दिया, अंडरलाइन कर दिया। यहाँ तो आप एक पद्धति के मुताबिक बाकायदा शोध कर रहे हैं, तो आपको ये पद्धति अपनानी है। आप ध्यान दीजिए आप कैसे लिखते हैं, ये मैं इसका कोई वो जिक्र नहीं करना चाहता, या मुझे कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करनी है इस पर, लेकिन जो प्रामाणिक पद्धति है मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। उदाहरण किसका है ये फुटनोट से पता लगना चाहिए। नंबर 1, हर पेज का उद्धरण उसी पेज पर आना चाहिए, 2-3 1-3 2-3 करके नंबरिंग में। नंबर 2, दूसरी बात है, तीसरी बात जब देखिए, जब वो एक उद्धरण पहली बार आए, फर्स्ट टाइम मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कोट किया, तो पहली बार आप पूरी जानकारी देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, 22वां संस्करण। अब कॉमा कॉमा लगा के सबको अलग अलग करेंगे। नागरी प्रचारणी सभा काशी वाराणसी, पृष्ठ संख्या 514। पहली बार जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को कोट करेंगे तो वो नाम तो खुलेगा टिप्पणी में, 5 टिप्पणी में, फुटनोट में, लेकिन पहली बार आप पूरा लिखेंगे कंप्लीट। मान लीजिए 4-5 पेज के बाद फिर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास से कोट किया है, तो उस समय आप केवल इतना लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 224। समझ रहे हैं? दूसरी बार अगर वो आएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, और अगर उसी के बाद फिर तुरंत आ गया तब आप क्या लिखेंगे, वही पृष्ठ 425 जो भी है, मतलब जो पृष्ठ संख्या होगा तत्काल अगर आ जाता है। तो ये एक प्रामाणिक पद्धति है लिखने की। कोई पहली बार उद्धरण में आ रहा है तो उसको आप पूरा लिखेंगे,
संस्करण सहित, प्रकाशन सहित, कब हुआ, हाँ कब प्रकाशित हुआ ये भी बताना होगा आपको। दोबारा आप लिखेंगे तो केवल राइटर का नाम, किताब का नाम और पेज संख्या। उसके तुरंत बाद अगर रिपीट होता है तो फिर वही आप करके लिखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताने जा रहा हूं वो ध्यान देने की है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे शोधार्थी, मेरा ख्याल है शायद ही कोई जानकारी में होगी, ये दावा तो नहीं करता, हो सकता जानकारी हो। अगर किसी पुस्तक का आपने पहला संस्करण इस्तेमाल किया है, काम में लिया है, ध्यान देंगे, अगर किसी पुस्तक का पहला संस्करण, प्रथम संस्करण आपने अपने शोध में काम में लिया है, तो जब फुटनोट में उसका जिक्र करेंगे तो पहले संस्करण का नाम नहीं लिखा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिए। पहले संस्करण की अगर पुस्तक है, प्रथम आवृत्ति की अगर किताब है, तो उसको नहीं लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर संस्करण नहीं लिखा है तो इसका मतलब ही है कि वो प्रथम संस्करण हमने प्रयोग किया। आपको जानकारी ये इससे जाननी चाहिए कि जब कोई पुस्तक का अध्याय पहला शुरू होता है तो उस पर नंबर नहीं डाला जाता। अध्याय 1 लिखा है तो उस पर नंबर नहीं होता है। अगला पृष्ठ 2 नंबर से शुरू होता है, इसका मतलब ही है कि पहले वाले पृष्ठ का नंबर 1 है। जब आप पहले संस्करण को, कहीं कोई पुस्तक मिलेगी उसमें लिखा होगा पहला संस्करण 1978, तो आप पहले संस्करण का उल्लेख जब फुटनोट में लिखेंगे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, अब वो प्रथम संस्करण है तो आप संस्करण छोड़ देंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1929, अब आपने 1929 लिखा है, अपने आप जाहिर हो रहा है प्रथम संस्करण है, पृष्ठ संख्या इतना, आपने संस्करण छोड़ दिया पहला संस्करण। पहले संस्करण के बाद किसी भी संस्करण का आपने अगर प्रयोग किया है तो उस संस्करण का उल्लेख होगा। दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, 22वां संस्करण, 50वां संस्करण, कोई भी होगा, केवल पहले संस्करण का उल्लेख नहीं किया जाएगा। मैंने 20, 25, 30, 40 ऐसी थीसिस देखी है कि विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि उसमें लिखना शुरू करेंगे और पहले संस्करण की किताब है तो लिखेंगे कि नामवर सिंह, इतिहास और आलोचना, राजकमल प्रकाशन, प्रथम संस्करण 1978, पृष्ठ संख्या इतना। तो उससे ये विद्यार्थी का अज्ञान पता चलता है कि वो शोध प्रविधि के बारे में नहीं जानता, उसको शोध प्रविधि की एक बहुत मामूली सी बात जानकारी में नहीं है। तो अब आप प्रथम संस्करण का उल्लेख नहीं करेंगे। लेकिन एक प्रश्न उठता है यहां पे, मान लीजिए आपने एक ऐसी किताब देखी जिसमें संस्करण लिखा ही नहीं है, या संस्करण वाला पन्ना ही फट गया है, वह चलिए दूसरी प्रति कहीं देख लेंगे, लेकिन उसमें भी संस्करण नहीं लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे सर उसमें तो संस्करण था ही नहीं इसलिए हमने छोड़ दिया। अगर आपने संस्करण छोड़ दिया तो फिर वही मान लिया जाएगा कि प्रथम संस्करण आपने देखा है। आपने तो इसलिए छोड़ा कि आपको संस्करण मिला ही नहीं, लेकिन एग्जामिनर ने यह समझ लिया कि संस्करण नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो प्रथम संस्करण आपने प्रयोग किया है। और ये बात क्यों होती है मैं बताऊं आपको, टेक्निक क्या है। अगर मान लीजिए आपने संस्करण नहीं लिखा है और आपको टेक्निक की जानकारी है तो एग्जामिनर समझ जाएगा प्रथम संस्करण, उसने प्रथम संस्करण निकाला, उसके पास उपलब्ध है, देख लिया आपने जो रेफरेंस दिया। मान लीजिए आपने संस्करण नहीं लिखा और आपने 20वां संस्करण देखा है और संस्करण छोड़ दिया आपने, तो एग्जामिनर समझेगा कि इसने पहला संस्करण यूज किया है, फिर वो पहला संस्करण निकालेगा तो उस पृष्ठ पर वो दिखाई नहीं देगा आपका उद्धरण, क्योंकि अगले संस्करण में बहुत सुधार हो जाता है। इसलिए संस्करण का लिखा जाना बहुत जरूरी है। या आपने अनुपलब्धता की स्थिति में संस्करण छोड़ दिया तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि पहला संस्करण है, पता चला कि आपका 8वां संस्करण था, क्यों पन्ना फटा हुआ था, फिर वो नहीं मैच करेगा तो मान लिया जाएगा कि आपने ईमानदारी से शोध नहीं किया, आपकी ये गलती। लिहाजा पहले संस्करण का उल्लेख नहीं करेंगे।
उसके बाद के संस्करण का उल्लेख करेंगे। अगर संस्करण उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में छोड़ेंगे नहीं। जैसे वहां नाम आएगा और आप पुस्तक का नाम लिखेंगे कि प्रेमचंद, गोदान, राजकमल प्रकाशन, अब संस्करण नहीं है उसमें, तो आप लिखेंगे संस्करण उपलब्ध नहीं। जहां ये लिखा जाना चाहिए पहला संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण, लेकिन आपकी पुस्तक में संस्करण नहीं है, तो आप लिखेंगे संस्करण उपलब्ध नहीं, ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और आगे फिर चूंकि संस्करण नहीं है तो सन भी नहीं होगा उसमें, फिर आप पृष्ठ संख्या वहां पर लिख देंगे। ये है शोध प्रविधि के अनुरूप प्रामाणिक पद्धति। और अब आपका अध्याय जब लिखा जाता है तो मैंने कल बताया था, मैंने आपको में 4 चीजें उसमें आती हैं, उसके भी सोपान है कि आप सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेंगे उदाहरण सहित, विश्लेषण परक सामग्री का, और अपने उस शीर्षक के अनुसार, और लास्ट में उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे। हर अध्याय का एक एक निष्कर्ष होगा। लास्ट में आपने क्या पूरा लिखा है उसका, लेकिन निष्कर्ष लिखा नहीं जाएगा कि निष्कर्ष है, यूं ही ऐसे विवेचन के उपरांत जो आप लास्ट में पैरा लिखेंगे वो उसका निष्कर्ष ही होगा। और उसी निष्कर्ष से जब आप खत्म करेंगे, उसको एंड करेंगे, तो अब उसके बाद कुछ नहीं होगा, एंड मार्क होगा, डिफरेंस वहां नहीं आएगा। चलिए ठीक है। होता क्या है, जब आप अपना शोध प्रबंध टाइप करवाते हैं तो टाइप करवाने में टंकण की सुविधा के कारण जो टाइपिस्ट होता है वो, मान लीजिए पहला आपका अध्याय 40 पेज का है तो 40 पेज आराम से वो टाइप कर जाता है बिना किसी उसके, और जो आपके नोट्स हैं, मतलब उद्धरण है, उनमें 1 से लेके और 50 तक लगा देगा कांटा, और लास्ट में 1 से 50 तक, तो उसको टाइपिंग में सुविधा होती है, आपको प्रूफ में सुविधा होती है। लेकिन जरा सी सुविधा के लिए आप टेक्निक के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि थोड़ी कष्ट होगा, हमको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 1 2 3 1 2 3 20 बार 25 बार करना पड़ेगा, और उसको भी कहता है भाई साहब क्यों ऐसा करवा रहे हो, उसको हर पेज पर एक हाशिया बनाना पड़ेगा, हर हाशिए के हिसाब से उसको फुटनोट 1 2 3 एडजस्ट करना पड़ेगा, हर पेज पे नया नया उसका एडजस्ट होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो टंकण की सुविधा के कारण, टाइपिंग की सुविधा के कारण एक जो पद्धति, निर्दोष जो पद्धति है शोध के प्रविधि की, वो आप छोड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर किताबों में तो आजकल ऐसे ही आ रहा है, शोध में तो ऐसे ही आ रहा है, मान लिया ठीक है आता है, लेकिन टेक्निक ये है। अब आपके सुपरवाइजर कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, हर पेज पर 1 2 3 कर रहे हो ना, एक साथ लिखो, हमें जांचने में भी सुविधा होगी और लास्ट में लिख दो। तो आप कहेंगे अब क्या बताएं, अब आप विवाद तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अगर स्वस्थ बहस हो तो कर सकते हैं कि सर वास्तव में सही टेक्निक क्या है। हमने तो क्लास में ये इतना तो कह ही सकते। अगर कोई सुपरवाइजर बहुत ज्यादा वो कह रहा है तो आप कह सकते हैं सर हमको तो शोध प्रविधि की क्लास में ये बताया गया कि हर पेज का नोट जो होता तभी फुट नोट होता है, अदरवाइज उसका नाम कुछ और होगा। टिप्पणी हो सकती है लेकिन पाठ टिप्पणी तो नहीं हो सकती। बहरहाल ये तो एक अलग बात है, लेकिन आप टेक्निक को जानिए। अब जब आप लिखना शुरू करते हैं, कल एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी विद्यार्थी ने किया कि हम कैसे अपनी भाषा लिखें। आपको केवल इतना करना है, भाई एमए आपने किया है, आपको भाषा ज्ञान है, आप और पढ़ते पढ़ते आपका जो उस दिशा में है ज्ञान बढ़ेगा। ये संकोच करने, ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर ईमानदारी से आप 2 साल अपने शोध में लग जाते हैं, 1 साल सामग्री इकट्ठी करते हैं और 1 साल उसको पढ़ लेते हैं, तो आपका ज्ञान उस विषय पर आपके शोध निर्देशक से ज्यादा हो जाता है। ये एक स्वस्थ मानसिकता वाले प्राध्यापक को स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। करे तो विद्यार्थी है, ये क्या जानता है, कुछ नहीं आता इसको, जैसे तैसे कर रहा है। अगर वो वास्तव में मेहनती विद्यार्थी है और उसने 2 साल उस विषय पर काम कर लिया है, सामग्री संकलन से लेकर पढ़ने का, तो कम से कम उस विषय के ऊपर, भाई जैसे मान लीजिए अगर वो ये पढ़ता है कि किसी रचना, निराला के साहित्य में दलित चेतना या प्रेमचंद के साहित्य में दलित चेतना, तो प्रेमचंद की जितनी भी कहानियों में दलित चेतना है वो उसको इकट्ठा करेगा, प्रेमचंद के उपन्यासों में जितनी दलित चेतना की बातें हैं वो इकट्ठा करेगा।
हिंदी में दलित चेतना का जो प्रवाह है मराठी से आया, तो मराठी साहित्य भी पढ़ेगा वो, और मराठी साहित्य से पढ़ते पढ़ते वो सारी चीजों को इकट्ठा कर लेगा जो को गुरुजी को भी नहीं पता है। उसके पास एक लंबा अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा 2 साल में, और ये निश्चित रूप से उस विषय पर उसका ज्ञान कहीं न कहीं अपने सुपरवाइजर से ज्यादा हो जाता है। ध्यान रहे, लेकिन अपने आप को आप सुपरवाइजर से ज्यादा मत मानने लगिएगा कि सर 2 साल हमने पढ़ लिया, अब तो हम तो विद्वान हो गए। वैसे भी हिंदी का हर एमए विद्वान होता है, और पीएचडी कर लिया तो महाविद्वान। तो लेकिन आप जो है अध्ययन में, एक बहुत विनम्रता की बात आपको बताऊं, आप कितना भी पढ़ जाइएगा ना, तो मैंने कभी कहा क्लास में, मैं कहता रहता हूं, आपसे भी शायद कहा ही होगा कि तिरुवल्लुवर ने यह कहा है कि हमने मुट्ठी भर जाना है, आकाश के बराबर जानना है। जानने की सीमा नहीं होती है और कोई सर्वज्ञ नहीं होता है, लेकिन अपने विषय में तो आप इतने माहिर हो जाते हैं। अब रही बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, जब आप लिखते हैं तो उस समय आपका जो शब्द चयन है, आपका जो वाक्य गठन है, ये शोध के अनुरूप होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप तुलसीदास पर शोध कर रहे हैं, तो तुलसीदास के प्रति आपने तुलसीदास को हिंदी का कवि नहीं माना, बल्कि उनको एक महात्मा तुलसीदास मान लिया, जो भारतीय धर्म साधना के बहुत बड़े साधक हैं और धर्म के प्रतिष्ठापक हैं और राम भक्ति काव्य के बहुत बड़े मतलब संत हैं। अब आपने यहां से लिखना शुरू किया कि कवि कुल कुमुल कलाधर कविता कानन केसरी महाकवि गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिष्ठापक परम संत परम श्री 1008 आदरणीय तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास। ये आपकी भाषा श्रद्धा की भाषा तो हो सकती है, मगर शोध की भाषा नहीं। आपको शोध की भाषा अगर करनी होगी तो हिंदी साहित्य के इतिहास से आपको उठाने होंगे भाव को, और उस तरह से ही लिखना होगा, क्योंकि आप तुलसी का साहित्यिक मूल्यांकन कर रहे हैं, भक्ति भाव से उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। किसी भी रचनाकार पर जब आप शोध करते हैं तो उसकी प्रशंसा और पूजा करने के लिए नहीं बैठे हैं आप उसकी सम्यक समीक्षा करने के लिए बैठे हैं, उसके गुण दोषों का विवेचन करने के लिए बैठे हैं, उसमें आए हुए जो अवगुण अवदोष हैं उसको भी आप कहने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे छायावादी कविता है, छायावादी है ना, बड़ी अच्छी लगती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, या प्रसाद की जो पंक्तियां पढ़िए मुझे तो बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। निराला की कविताएं पढ़ लीजिए आप। तो लेकिन छायावाद पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है जो उसकी आलोचना करती है, और उस किताब का नाम है छायावाद का पतन। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो आप कहेंगे कि निराला जी बहुत महान कवि थे, महादेवी जी तो हो क्या बात है, आधुनिक काल के मीरा हैं, और प्रसाद जी वो तो साहब वाह हिंदी साहित्य के बिल्कुल दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, विरह के गायक हैं, और परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके निस्वच्छ चांदनी में मैं उड़ता था मुंह धोके। अरे वाह, कितना बढ़िया रोने धोने की बात की है। आप इस प्रशंसा में खो जाएंगे, इसलिए आपको छायावाद का पतन नाम की पुस्तक पढ़नी होगी। डॉक्टर देवराज की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर थे फिलॉसफी के, उनकी किताब है छायावाद का पतन। हो सकता है गलती से किसी का विषय छायावादी कवियों पर हो जाए, तो आपको मैं कहता हूं सबसे पहले यही किताब पढ़नी चाहिए, छायावाद का पतन। आपको निराला की प्रशंसा नहीं करनी, आपको निराला के प्रति वो श्रद्धा भाव नहीं दिखाना है। डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज उसके पिताजी ही आ जाएं तो ये ठीक है कि वो पिताजी हैं, लेकिन अभी उसके सामने एक मरीज की तरह है। अगर वो पिताजी मान करके उनका सही परीक्षण न करे तो क्या होगा, बीमारी रह जाएगी। तो डॉक्टर के सामने आने वाला हर व्यक्ति एक पेशेंट है। हो सकता है कि आप लोगों ने वो 3 इडियट में देखा होगा ना, वो पूछता है कि अगर तुम्हारे पिताजी आ जाए तो क्या करोगे, तुम कहे हाथ कांपने नहीं चाहिए तुम्हारे, क्योंकि तुम संबंध मानोगे तो हाथ कांपने लग जाएंगे आपको। संबंध नहीं मानना है। रचनाकार से आप प्रभावित हैं इसलिए आप उसकी केवल प्रशंसा करे जाएं तो ये शोध नहीं। आपको सम्यक परीक्षण करना है। और जहां तक भाषा की बात है, देखिए आप एमए के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं अभी, तो आपको कम से कम भाषा प्रयोग की एक चीज तो आनी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही दिन कहा था कि कोई शब्द किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होता, पर्यायवाची नहीं होता।
तो एक किसी विद्यार्थी ने प्रश्न किया, साहब ये समझ में नहीं आया, हमने तो सोचा था पर्यायवाची होते हैं, आपने कहा नहीं होते। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए। अगर मैं ये कहूं कि जब आप लिखने चलते हैं तो आपको कई बार शब्द नहीं मिलते हैं, क्या करें, तो आप सोचते हैं इसके बदले इसको लिख दें। ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए जब हिंदी शब्द सागर आप खोलेंगे तो आपको दुख के करीब 60 पर्यायवाची मिलेंगे। दुख, समझ रहे हैं ना, दुख, दुख मिलेगा, वेदना है, कष्ट है, शोक है, पीड़ा है, खेद है, संताप है, या और भी दर्द है, गम है, बहुत सारे आपको, रंज है, मिल जाएंगे। मगर आप देखिए ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कम से कम एक शोधार्थी को शब्दों की जो अर्थ भिन्नता है वो जानना चाहिए, क्योंकि फिर आप गलती कर जाएंगे ना। आप एक के बदले दूसरा रख देंगे, कहना चाहते हैं कोई गंभीर बात हो जाएगी, हंसी की बात। तो आप इसको ऐसे अंतर समझें। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, देखें आप कैसे अर्थ भिन्न होता है। एक गंभीर शोधार्थी के नाते आपको इस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि कैसे शब्दों के अर्थ में एक अलगाव होता है, भिन्नता होती है। जब आप लिखने जाएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, छत से उतरते हुए सीढ़ियों से वो गिर गया, ठीक है। जब वो सीढ़ियों से गिर गया तो उसको कष्ट होगा। मैं दुख के बारे में बात कर रहा हूं सारी चीजें। जैसे वो सीढ़ी से गिरा तो उसको कहीं चोट लगी, लेकिन अभी भी पता नहीं है क्या हुआ है। बहरहाल वो चिल्लाना शुरू करेगा तो सीढ़ियों से गिर के उसको जैसे ही वो लगी चोट तो उसको कष्ट होगा। जब उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाएंगे और थोड़ा समय और बीत जाएगा तो जब दर्द की टीस उभरेगी तो उसको पीड़ा होगी। शुरू शुरू में कष्ट हुआ, थोड़ा समय बीत गया तो उसको पीड़ा हुई, यानी कि कष्ट और पीड़ा में अंतर हो गया। देखिए आप, कष्ट सामान्यतः जो चोट लगी उसमें कष्ट है, और जैसे ही थोड़ा सा मामला आगे बढ़ा, भाई पैर में मोच आ जाता है तो 4 घंटे बाद वो दर्द होता है ना, उसमें तुरंत थोड़ी होता है, तुरंत तो आप चल देते हैं, बाहर कुछ नहीं हुआ। तो जैसे वो गिरा उसको कष्ट हुआ। आप देखिए दुख के सारे पर्यायवाची का अंतर आप इस कहानी से समझ जाएंगे। हॉस्पिटल उसको ले गए, थोड़ी देर बाद उसको क्या हुआ, उसको पीड़ा होने लगी। आपको नहीं पता है उसके बारे में, आपने सुना कि वो गिर गए और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो आपको दुख होगा, अरे अरे बड़ा बुरा हुआ ऐसे। क्योंकि जो उस गिरने वाले के पैर में चोट लगने पर जो हो रहा वो आपको थोड़ी होगा, रिश्तेदार को उस मात्रा में तो दुख नहीं होगा ना। तो उसे कष्ट हुआ, फिर बाद में पीड़ा हुई। आपने सुना कि अरे रिश्तेदारी में है वो गिर गए तो आपको दुख होगा। आप जा नहीं पाए उसको देखने तो फिर खेद होगा आपको। ये सब दुख के ही पर्यायवाची हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जा नहीं पाए देखने तो आपको खेद होगा। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो दिवंगत हो गए, तब आपको क्या होगा, न पीड़ा होगा, न कष्ट होगा, न दुख होगा, न खेद होगा, अब आपको शोक होगा। शोक भी एक दुख की अवस्था है, ध्यान दीजिए, शोक होगा। अब घर में जितने प्राणी हैं उनको अलग अलग तरह के कष्ट मतलब होंगे, सबका एक जैसा नहीं होगा। पुत्र को अलग कुछ होगा, पत्नी को अलग कुछ होगा, भाइयों को कुछ अलग होगा। अब आप देखिए, जब रिश्तेदार को शोक हो गया तो जो उसकी पत्नी होगी उसको संताप होगा। संताप यानी कि जो मानसिक कष्ट से बहुत ज्यादा उद्वेलित कर देता है व्यक्ति को। अगर घर में उसकी मां है तो उसको व्यथा होगी। व्यथा वो होती है जो कह नहीं पाता व्यक्ति। संताप वो होता है जो आदमी को अंदर अंदर ही सालता है। उसके पुत्र को विषाद होगा, ध्यान दीजिए, उसको संताप नहीं होगा, उसको व्यथा नहीं होगी, उसको विषाद होगा, क्योंकि चिंता है कि आगे कैसे चलेगा परिवार। और जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी, उन पड़ोसियों को वेदना होगी उन लोगों की दशा देखकर। ये दुख के इतने सारे रूप हैं। कोई दूसरा उसका, मान लीजिए कोई मदद नहीं कर पा रहा है तो उसको रंज होगा, और कोई व्यक्ति अगर
उस परिवार का ऐसा निकट का है जो बहुत दूर चला जाएगा तो उसको गम होगा। तो किस तरह से ये दर्द, वेदना, शोक, संताप, व्यथा, कष्ट, पीड़ा, सारे के सारे खेद दुख के पर्यायवाची हैं, लेकिन इन सबका असर अलग अलग है। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं, अगर अभी आपके भी समझ में नहीं, सर नहीं ऐसे कैसे होगा, सब पर्यायवाची तो हैं, सर तो बहुत अब अच्छा समझ में आ गया। आपको और भी सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आंख के 3 पर्यायवाची हैं, आंख, नजर और नैन। ठीक है, तीनों पर्यायवाची हैं। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और परिष्कृत कर देता हूं। तो आंख, नजर और नैन 3 पर्यायवाची हैं। आपने कहा तीनों पर्यायवाची हैं, और शोध प्रबंध में कहीं नायिका के आंख की बात आई है, तो चलो मैं आंख लिख देता हूं, और कोई बात नहीं आंख के बदले हम नजर लिख देते हैं, अरे कोई बात नहीं नैन लिख देते हैं, तो पर्यायवाची। लेकिन अब जरा इनके अर्थ को अलग अलग करिए। हम अगर ये कहते हैं आंख लग गई, तो इसका अर्थ होगा जैसे आप लोगों में से किसी किसी की आंख लगी हुई दिख रही है, तो आंख लग गई यानी नींद आ गई। लेकिन अगर हम ये कह दें नजर लग गई, तो क्या वही बात होगी जो आंख लग गई में है? नजर लग गई यानी बुरी दृष्टि पड़ गई। और अगर ये कह दिया कि नैन लग गया, तो नैन लग गई है, तो अब दूसरा अर्थ हो गया। आप आंख की जगह नजर, नजर की जगह नैन, नैन की जगह आंख, नजर की जगह आंख, नैन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप नहीं जानते आपने क्या किया। कभी अगर ये वर्णन कर रहा है कि नायिका को नींद आ गई, तो कहेगा उसकी आंख लग गई, और अगर उसने कह दिया नजर लगी, नजर लग गई, तो वो भाव नहीं आया। और अगर दोनों को छोड़ के आपने कहा ठीक है नैन लगा देते हैं, तो नैन लग गए, तो भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, तो फिर वो बिहारी का दोहा याद आने लगेगा। अरे भाई, आंख, नैन, नजर पर्यायवाची होते हुए भी एक दूसरे से कितने दूर हैं, आपको ये अंतर जानना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं जाना है, एमए तक, तो अब शोध में हमें जानना होगा। यानी कि जब आप शोध लिखते हैं और शोध में शब्दों का चयन करते हैं, तो उस समय आपको सावचेत होना पड़ेगा। और उस सावचेत में वो आपका जो सचेत जो होना है, वह आपकी भाषा का एक जो रूप है वो बताता है। अपनी भाषा है, लेकिन शब्दों का चयन तो हमें करना है। और हिंदी में तो बहुत दिक्कत है ना, ये तो मैंने जो सूक्ष्म अंतर है वो बताए हैं। बाकी जब आप लिखते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। बहरहाल आपने लिख लिया, आपके सारे अध्याय हो गए। भूमिका में आपने जो प्रतिष्ठापना की थी, अब आप उपसंहार में आपने उसको बता दिया। मैंने कहा उपसंहार एक ऐसा विषय होता है, ऐसा अध्याय होता है, जिसमें आप अपनी बात को, चैप्टर तो ध्यान में रहेगा आपके, लेकिन अध्यायों का नाम बिना लिए उसके अपने मौलिक जो उपलब्धियां हैं, ऐसा नहीं होगा कि हर अध्याय के लास्ट में जो निष्कर्ष लिखा उसको उठा के वहां रख दें। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। आप उसको पूरा पढ़ेंगे, जो चीज समझ में आएगी उपसंहार में आपको पूरा सिलसिलेवार देना है। हो गया उपसंहार तक। अब इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा आता है वो आता है परिशिष्ट का। परिशिष्ट का मतलब होता है जो आपके संदर्भ में नहीं आ सका है, जो आपके शोध प्रबंध की बॉडी में नहीं आया है। परिशिष्ट का मतलब छूटा हुआ। अब परिशिष्ट के परिशिष्ट 1, इसमें आएगा आपका संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची में आप आधार बनाएंगे, नंबर पूरा मोटा शीर्षक संदर्भ ग्रंथ सूची, फिर लिखेंगे क आधार ग्रंथ। आधार ग्रंथ में उस कवि की मौलिक रचनाएं, जैसे प्रेमचंद पर आप काम कर रहे हैं तो प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह और उपन्यासों के नाम ये क पॉइंट में आधार ग्रंथ में आएंगे। और प्रेमचंद पर जितनी आलोचनात्मक पुस्तकें होंगी वो ख पॉइंट में सहायक ग्रंथ में आएंगे। ठीक है, सहायक ग्रंथ में इतिहास की किताबें भी आ जाएंगी। मौलिक रचनाओं के अलावा रचनाकार की सारे सहायक ग्रंथ में आ जाएंगे। फिर पॉइंट ग डालेंगे आप। क में आधार ग्रंथ, ख में सहायक ग्रंथ, ग में जो ग नंबर है उसमें आप लिखेंगे पत्र पत्रिकाएं।
घ में लिखेंगे कोश, इंसाइक्लोपीडिया, अगर आपने प्रयोग किया है तो वैसे कोश का प्रयोग तो करना ही चाहिए, वो न हो ही जाता है डिक्शनरी का, तो आप लिखेंगे। अगले में आप लिखेंगे पॉइंट में अंग्रेजी ग्रंथ, अंग्रेजी ग्रंथ। और ध्यान दीजिए, अंग्रेजी की स्पेलिंग मुझे पूरा विश्वास है कि हर शोधार्थी गलत लिखता होगा। अंग्रेजी में अ में ऊपर चंद्र बिंदु बनेगा, ग पूरा लिखा जाएगा, र पूरा लिखा जाएगा और ए की मात्रा होगी और ज लिख करके नीचे ज पर एक नुक्ता होगा। अपने आप को तौलिएगा, अ में चंद्र बिंदु लगाएं, ग पूरा लिखें, र पूरा लिखें, ए की मात्रा लिखें और ज में ई की मात्रा बड़ी लगा के नीचे उसमें नुक्ता लगाएं, अंग्रेजी। अब आप कहेंगे साहब ऐसा तो किताबों में भी नहीं होता है, वहां ग में नीचे र लगा देते हैं रे। तो वो स्पेलिंग भी आपको प्रामाणिक रूप से जो मानक वर्तनी है हिंदी की उसका प्रयोग करना है। परसिस्ट भी आपका हो गया। जब आप संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख करते हैं तो एक चीज जो कोई नहीं करता है, लेकिन मैं बता देता हूं, जानकारी में रहना चाहिए। मान लीजिए आपने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब का उल्लेख किया है संदर्भ में, तो अब यहां भी आएगा, वो रेफरेंस बुक में आएगा, बिब्लियोग्राफी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप लिखेंगे शुक्ल रामचंद्र, वहां लिखा था रामचंद्र शुक्ल। ध्यान दीजिए, शोध प्रबंध के जब फुटनोट में लिखा था तो वहां लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। ये अंतर है फुटनोट में और बिब्लियोग्राफी में। वहां आप लिखेंगे शुक्ल रामचंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास, 22वां संस्करण, राजकमल प्रकाशन। ध्यान दीजिए, वहां आपने पृष्ठ संख्या जो यूज किया है वो लिखा था। रेफरेंस में उस किताब की कुल पृष्ठ संख्या लिखी जानी चाहिए, टोटल कितने पेज हैं उसमें। यही अंतर है फुटनोट पाठ टिप्पणी में और बिब्लियोग्राफी में। एक तो नाम अल्फाबेटिकल होता है सरनेम से, और दूसरे वहां कुल पेज की संख्या दी जानी चाहिए। हालांकि मुझे आज तक कोई ऐसा शोध ग्रंथ नहीं मिला जिसमें बिब्लियोग्राफी में किसी पुस्तक की कुल पृष्ठ संख्या दी हुई हो, क्योंकि आप सेकंड सोर्स से ही लिखते हैं। जो मूल ग्रंथ है वो देखा नहीं, मूल ग्रंथ अगर देखा होगा तभी तो पूरे पेज की संख्या लिखेंगे आप। बहरहाल ये तो एक वैज्ञानिक पद्धति है। और ध्यान दीजिए, यही पद्धति जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो भी होती है। शीर्षक लिखते हैं, उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, उसका मुख्य भाग लिखते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं और फिर संदर्भ सूची लिखते हैं। आप उसी क्रम से लिखेंगे, वही रेफरेंसेस होंगे। तो मैं समझता हूं ये इतनी सारी बातें जो हम लोगों ने थोड़ी सी की हैं, ये बहुत ध्यान में करने की हैं, और जब आप इसका व्यवहारिक उपयोग करेंगे तो आपकी ये चीज काम आ सकती है। और मेरा ख्याल है कि इतनी बातें बहुत हैं। अब आप लोग चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं, लगभग समय हो चुका है। सर एक नमस्कार बार सर। बिब्लियोग्राफी में आपने जो बताया था वो फिर से बता दीजिए। मतलब जो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि राइटर का नाम पहले होगा, उसके बाद पुस्तक का नाम, फिर प्रकाशन वर्ष और फिर पृष्ठ संख्या। बिब्लियोग्राफी में कुछ अंतर आपने बताया तो फिर से स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, दो अंतर है। एक अंतर तो ये है कि जो नाम लिखने का क्रम होगा बिब्लियोग्राफी का, वो आप पाद टिप्पणी में तो सीधे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, या गोपाल राय हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, इस उद्धरण में लिखेंगे, पेज संख्या डाल देंगे। जब आप बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तब आप वहां लिखेंगे राय गोपाल, यानी सरनेम पहले कॉमा से अलग करेंगे, फिर मूल नाम शुक्ल रामचंद्र, और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा आपका हिंदी के अकारादि क्रम से, वो सरनेम से ही बनेगा। शर्मा रामविलास, सिंह नामवर। तो जो सिंह और शर्मा और राय, ये इसका आप क्रम देखेंगे, रामविलास और रामचंद्र का नहीं देखेंगे। तो सरनेम का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उस पर आप बनाएंगे। ये भी कम से कम 4 दिन 5 दिन लगते हैं इसको ठीक करने में, इतना छोटा काम नहीं है ये। और उसके बाद आप संस्करण वगैरह लिख करके, और फिर आप कुल उस किताब में कितनी टोटल पेज है, मान लीजिए हिंदी साहित्य का 22वां संस्करण आपने देखा इतिहास का, और उसमें पेज है 570, तो वहां आपने जिस पेज को यूज किया था केवल वही लिखा, 234 नंबर पेज, पृष्ठ संख्या 234। यहाँ कुल पृष्ठ संख्या 570 या 672 जो भी होगा।
ये मैंने जो बात कही है, ये शोध प्रविधि की प्रामाणिक पद्धति है। इसमें से आप कितना प्रयोग करेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई गांव के चौधरी जी हैं, उनके पास राइफल है, तो जरूरी थोड़ी वो रोज फायर करते हैं उससे। वो राइफल होना ही काफी है उसके लिए कि अनुशासन बना रहेगा गांव में, चौधरी जी के यहाँ राइफल है। तो आपके ज्ञान का होना जरूरी है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। कोई ये ना कह सके कि आपको जानकारी है कि उद्धरण देने में और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है। हाँ सर, अंतर मुझे मालूम है, लेकिन मैंने इसका उल्लेख नहीं किया। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये बड़ी ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उपयोग हमें करना चाहिए। कितना करते हैं वो अलग बात जी। और था जो आपने बताया था कि जैसे कि कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी चीजें, पुस्तकें मिलती हैं या पत्र मिल जाते हैं जो जिनका हम संस्करण या मतलब वो अनुपलब्ध होता है, तो उसको परिशिष्ट में क्या हम स्कैन कॉपी डाल सकते हैं प्रूफ के तौर पे? नहीं 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 नहीं, सवाल जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जो छोटी सी रह गई है वो ये है, जैसे मैंने कहा परिशिष्ट 1 में आपने संदर्भ ग्रंथ सूची दे दी, उसके बाद पता चला कि आपने जिस रचनाकार के बारे में काम किया है उसके कुछ अन्य उपलब्धियां भी हैं अलग से, तो उसको परिशिष्ट 2 में कर दीजिए। पता चला कि कोई प्राचीन रचनाकार है तो उसकी वंशावली भी आप दे रहे हैं, तो परिशिष्ट 3 में उसकी पूरी वंशावली डाल दीजिए। पता चला कि आपने उससे साक्षात्कार भी लिया है जाकर, तो परिशिष्ट 4 में उसका साक्षात्कार जो हुआ है वो ले लीजिए। यानी कि जो आपके शोध की बॉडी में नहीं आ पाया है वो अलग अलग अध्यायों में परिशिष्ट के रूप में परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, परिशिष्ट 4 के रूप में आता चला जाएगा। अब आजकल मैंने ये सुना है कि कुछ अपने आपके प्रकाशन की सूची भी उसमें जाती है, जो आपके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं उसको भी लोग बाइंड कराते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब लास्ट में उसको आप बाइंड कराएं तो वहां भी लिख दें परिशिष्ट 7 प्रकाशित शोध निबंध या प्रकाशित शोध पत्र। तो इस तरह से आप हर चीज परिशिष्ट में लिखेंगे। ये सिस्टम मैंने जो बात की है वो सिस्टम की बात की है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि साहब हमें क लिखना है, तो क लिखने की जो सही पद्धति है, पहले गोला बनाएंगे, फिर उसकी खड़ी पाई लिखेंगे, फिर उसका वो लगाएंगे आगे वाला हिस्सा, फिर ऊपर की सीधी रेखा लगाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं साहब, पहले तो मैं जो राइट में लिखा जाता है मैं पहले उसको बना देता हूं, फिर मैं एक खड़ी पाई लिखता हूं, फिर मैं सिरो रेखा बनाता हूं, गोला बाद में बनाऊंगा। क तो बन गया, लेकिन ये सिस्टम नहीं है बनाने का ना। आप कहेंगे साहब आपको बनने से मतलब है या सिस्टम से मतलब है? तो जानकारी तो होनी चाहिए। आप कोई साइकिल पे उल्टा बैठ के भी अगर चला देता है तो साहब आपको क्या फर्क पड़ता, चलानी तो साइकिल है ना, आपको देखना चलाना देख लीजिए। लेकिन जो उसका सिस्टम है, जो उसका परफेक्शन का जो मेथड है, वो यू हैव टू फॉलो। Being a research scholar, you have to follow the concrete form of the research methodology. ये मेरा कहना है। और ये जानकारी आप शायद हो सकता है बहुत सारी पुस्तकों में नहीं मिलेगी। जी प्लीज बोलिए। सर मैं स्वाति बात कर रही हूँ सर। जी सर, ये आपने कहा कि या फिर मैं कुछ पिछले शोध जो मैंने पढ़े हैं उनमें कहीं कहीं तो आभारक की भूमिका में ही है और कहीं कहीं अलग है, तो किस प्रकार लिखनी चाहिए सर? जी दोबारा बोलिए। सर मैंने पिछले शोध में जो मैंने कुछ पढ़े हैं उनमें कहीं कहीं तो आभारोक्ति जो होती है वो भूमिका में ही है और कहीं पर वो अलग से एक हेडिंग है आभारोक्ति की, तो सर किस प्रकार उसे लिखना चाहिए? हाँ, जो सही, अब चूंकि अगर 100 लोगों को आभार देना होगा तब तो अलग से बनाना ही पड़ेगा एक शीर्षक, आभार प्रदर्शन जी। लेकिन जब आपको केवल अपने सुपरवाइजर और एकेडमिक लोगों को देना होगा, तो जब आप अपने अध्यायों का वर्गीकरण कर लेते हैं, जब उसमें लिखा जाना चाहिए कि मेरा यह कार्य थोड़ा दुष्कर साध्य था, यह पूर्ण नहीं हो पाता अगर मेरे शोध निर्देशक फला का सहयोग नहीं मिलता। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से निकाल कर समय जो मेरा शोध निर्देशन किया है उससे ही मैं इस काम को पूरा कर सकी हूं या कर सका हूं, इसके कारण मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बस बात वहीं से हो गई आरंभ। जी सर। कहीं कोई शीर्षक नहीं डालना है। जैसे भूमिका में अध्यायों का वर्गीकरण खत्म हुआ, आप लिखना शुरू कर दीजिए कि मेरा ये काम बहुत कठिन था, हमारा सहयोग अगर सुपरवाइजर नहीं करते। उसके बाद इस क्रम में
मुझे एकेडमिक सहायता प्राप्त कर देने वाले हमारे विभाग के फलाफला प्राध्यापकों की बड़ी भूमिका रही है। मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मेरे काम में एक तरह से मधु संचयन करना पड़ा, बहुत सारे विश्वविद्यालयों की पुस्तकालयों में जाना पड़ा। इस क्रम में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, मौलाना आजाद लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, मारवाड़ी लाइब्रेरी दिल्ली, तिलक लाइब्रेरी दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, दिल्ली विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, यहाँ जाकर मुझे सामग्री संचय करना पड़ा। मैं इन सारे पुस्तकालयों के जागरूक कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मेरा यह शोध कार्य संभवतः इस रूप में नहीं आता अगर इसको लेजर पर टाइप सेटिंग करने के कारण इसका यह रूप नहीं आता अगर इस पे सलामत अली या रामलाल जी इसको सही ढंग से टाइप नहीं करते। शिष्टाचार बस उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। एक अंतिम बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आपका शोध प्रबंध पूरा तैयार हो जाए तो आप उसका प्रूफ, एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये, इतनी गलतियां होती हैं बर्तनी की, आप कहते हैं कि टाइप वाले ने कह दिया, काम नहीं चलेगा जी। ये कह के आप काम चला लें, टाइप वाले ने गलती कर दी, मैं तो ठीक लिखा था मैंने, लोगों के कवर पेज पे गलती हो जाती है। आप हिंदी में कितनी दिक्कत है आप देखिए, अगर कहीं मान लीजिए कोई कविता लिखी है सावन के बादलों, सावन के बादलों का मतलब संबोधन में बिंदी नहीं लगती, अनुस्वार नहीं लगता, सावन के बादलों आपने लिखा, कविता है, और बाद और लो अलग अलग कर दिया तो उसका अर्थ क्या हो गया? जो पैसा मैंने तुम्हें दिया था अभी उसको सावन के बाद लेना, सावन के बाद लो, तो बादलों का बादलों हो गया। अगर आपने लिखा कि मैंने पानी पी लिया और आपने पी और लिया को अलग अलग नहीं किया तो वो पी लिया बन जाएगा। हिंदी में कितनी दिक्कत है जी। तो आप कहना चाहते थे पानी पीना और आपने उसको पी लिया रोग बना दिया। उठो लाल अब आंखें खोलो, आंखें खोलो, अगर खोलो को एक साथ लिखेंगे तो आंख जग जाओ, और अगर आपने खो और लो अलग अलग कर दिया तो क्या अर्थ हो गया उसका? आंखें फोड़ लो। तो हिंदी में कितना मुश्किल है। चिंता का चिता होने में कोई टाइम लगेगा क्या? नाक खुजाते हुए लग गई बिंदी, चिता का चिंता बन गया। जरा सा नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, निर्धन का ऊपर का र हटा गया तो निधन बन गया उसका बेचारे का। देहात में बिंदी लग गई तो देहांत हो गया। तो ये जो असावधानी होती है ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने वरिष्ठ लोगों से, और लास्ट में मैं तो जैसे मैं जैसा करता हूं, मैं विद्यार्थी को कहता हूं अगर तुम नहीं देख सकते तो मेरे जितने शोधार्थी हैं 9-10 उनको मैं एक एक चैप्टर बंटवा देता हूं, वो देख लेंगे। तुम एक बार देखो, फिर हमारे शोधार्थी देखेंगे और लास्ट में मैं देखूंगा, तो वो गलतियां निकल जाती हैं। और आपने कितना बढ़िया लिख डाला है, बहुत अच्छा कर दिया है। और अगर निर्धन का निधन किया है, देहात का देहांत कर दिया है, चिता का चिंता का चिता कर दिया है, तो कोई अर्थ नहीं है उसका। इसलिए वर्तनी देखना, प्रूफ देखना निहायत ही जरूरी काम है। और वो आप करेंगे, आपके दोस्त करेंगे, आपके सुपरवाइजर हेल्प करेंगे। जब इतनी सारी व्यवस्था के बाद एक शोध प्रबंध आपके हाथ में आता है जिसमें देखने के लिए एक भी गलती ना मिले, त्रुटि रहित, तब आपको संतोष होता है एक अच्छा काम हुआ है। और फिर वो सबकी निगाह में आती है, निगाह में आती है तो फिर आपका काम एक प्रशंसित होता है, समाज में बहुत उसकी प्रशंसा होती है। लिहाजा वर्तनी वाला पार्ट भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी एक उसका हिस्सा है। जी बताएं। सर एक और प्रश्न है। हेलो जी जी बोलिए, आइए। सर ये जैसे हम जीवन व्रत या मतलब लिखते हैं व्यक्तित्व, जैसे हमने एक हेडिंग बनाई व्यक्तित्व एवं कृतित्व। हाँ, तो नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका काम है भीष्म साहनी के उपन्यास में युग बोध, तो आप एक चैप्टर व्यक्तित्व और कृतित्व का न बनाएं। ये बहुत बहुत कमजोर पक्ष है शोध का। और ऐसा शोध का शीर्षक भी नहीं होना चाहिए भीष्म साहनी का व्यक्तित्व और कृतित्व। ये बहुत सुपरफिशियल एकदम शोध है। और अगर शोध आपका मान लीजिए दलित विमर्श को लेकर के, तो उसमें एक अध्याय आप व्यक्तित्व कृतित्व का करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। केवल प्रसंग अनुकूल उनका परिचय दे दीजिए। और सर
जी बताइए। जी 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 हाँ। जी, जैसे मतलब जैसे थीसिस में अप्रूव हो चुका है ये कि भाई कृतित्व ये व्यक्तित्व वाला पोर्शन, तो सर ये अगर हम उनका व्यक्तित्व, तो उसमें साहित्यिक व्यक्तित्व देना जरूरी है क्या? अब हमें तो केवल जो उनकी जीवनी या जीवन परिचय है, मतलब वही देना चाहिए, या कुछ उसमें वो भी देना चाहिए? क्योंकि मैं जितने भी शोध पढ़े हैं उनमें उन्होंने कुछ ना कुछ साहित्य से रिलेटेड भी उनका व्यक्तित्व बना दिया है उसमें। नहीं, वो तो देखिए, वो तो अब हो गया तो जो भी है, लेकिन उसको आप बदल सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता जी हूँ, सर। जब आप एमए के पेपर में आपसे अगर पूछा जाता है तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, मान लीजिए ये प्रश्न है, जी तो विद्यार्थी को उनका काव्यगत वैशिष्ट वही लिखना चाहिए ना। लेकिन 90 क्या 99% विद्यार्थी लिखते हैं कि संवत 1680 गंग के तीर, यहां से शुरू करेंगे, फिर वो लिखेंगे कि तुलसीदास पैदा हुए, बचपन में पैदा होते ही उनके 32 दांत थे, जब बड़े हुए तो नदी तैर के चले गए, वो उस पे क्या कहते हैं, मुर्दे पर बैठ के, और सांप लटका हुआ था, उससे रस्सी पकड़ के रत्नावली के पास चले गए। अरे बाबा, इस बात से क्या लेना है कि वो सांप था कि रस्सी था, मुर्दा था कि वहां गए, या फिर वो क्यों गए वहां पर, या फिर वो 32 दांत थे कि 64 थे, या दांत थे ही नहीं, या राम राम बोले, इनका कोई अर्थ है क्या? तो जब एमए के पेपर में इनको हम काट देते हैं, जीरो कर देते हैं, बिल्कुल 0 नंबर, 0 0, आप उनकी जीवनी क्यों लिख रहे हैं? आप उनके जीवन की कथाएं क्यों लिख रहे हैं? अगर आपके शोध की डिमांड है ये, तब तो प्रसंगानुकूल उसका उल्लेख होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि व्यक्तित्व और कृतित्व जैसा कोई चैप्टर शोध में नहीं होना चाहिए। उससे आपका शोध बहुत हल्का हो जाता है, बहुत हल्का। चलिए, और हेलो, बताइए बताइए। हाँ नमस्ते सर, मैं संदीप कुमार सिंह बोल रहा हूँ। जी संदीप जी बोलिए। हाँ सर, जो हम फुटनोट लिखते हैं उसकी कई पद्धतियां हैं। जैसे कि पहले हम ग्रंथ का नाम दे देते हैं, प्रकाशन वर्ष से, फिर बाद में लेखक का नाम। तो इसमें नहीं, और ये पद्धति नहीं है। अच्छा अच्छा सर, देखे हैं कि और कुछ देखने को ग्रंथों में। छोड़ दीजिए, मुझ पर तो आप विश्वास सर, कीजिए। हाँ प्रमाणिक सर कौन सी रहेगी ये बता दीजिए आप। मैं कह रहा हूं, जब वो है ही नहीं पद्धति, तो प्रमाणिक कहने की क्या बात है? एक ही पद्धति है। मतलब पहले सर हम लेखक का नाम लिखेंगे और फिर ग्रंथ तो और प्रकाशन वर्ष पे। हाँ, आप ग्रंथ इसलिए लिखते हैं, मैं समझ रहा हूं, कि उसके अध्याय के बीच में आप लिख देते हैं, जैसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा, जब वहां लिख दिया फिर लिखते हैं आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। ये अवैज्ञानिक पद्धति है। मैंने कहा बीच में नहीं आएगा। जब बीच में नहीं आएगा तो उद्धरण किसका है सबसे पहले तो यही बताना पड़ेगा ना। कोई कथन है वो किसका है, तो सबसे पहले तो वही आएगा। विद्यार्थी जब वो करता है बीच में नाम डाल देता है, तो फिर ये बात वहां आती है दिक्कत में। हाँ, एक और ध्यान दीजिए, पता नहीं हमारे विद्यार्थी, अगर आपसे तो गूगल है उस पर मिल जाएगा आपको, नाम एक नोट करिए, एमएलए स्टाइल सीट। अगर बहुत थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो आप जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। एमएलए स्टाइल सीट, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल सीट, इसका नाम है पूरा। अमेरिकन पब्लिकेशन है ये, एमएलए स्टाइल सीट, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इस सीट का मतलब एक किताब है, ये छोटी सी बुकलेट है, इसमें रेफरेंसेस कैसे दिए जाते हैं ये सारा कुछ लिखा हुआ है। हालांकि हिंदी में ऐसी कोई चीज बहुत उपलब्ध नहीं है। जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा और जाना और सुना है वो हमारे पास ही है, और जो हमारे सर लोग हैं अपने साथी उनके पास है। तो एक बात है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अध्यापक के बिना नहीं होता हो, तो इसलिए आप अपने अध्यापकों से पूछिएगा, जो आपको शोध कराएंगे उनको भी बहुत सारी जानकारी होती है। हाँ, एक और बात मैं बताऊं, एक शोध प्रबंध मेरे पास आया था, 7 अध्याय थे उसमें। जब मैं अध्याय का लास्ट देखा तो वहां भी फुटनोट नहीं था, जिसे फुटनोट कहते हैं, हर पेज पे भी नहीं था। मैं घबरा गया, मैंने कहा बिना फुटनोट के पूरा शोध प्रबंध लिख दिया। 7 अध्याय के लास्ट में लिखा था अध्याय 1 का संदर्भ, और उसमें करीब अध्याय 1 के लिए संदर्भ सूची, अध्याय 2 के लिए संदर्भ सूची, अध्याय 3, लास्ट में उसने 10 पेज का एक पूरा पन्ना लगा रखा था, और वो भी अपने आप में एक अध्याय था। ये सबसे अविकसित, अवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक पद्धति है फुटनोट की। आप फुटनोट क्या, उसको तो कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने हालांकि ये लिख दिया था, उसमें नेगेटिव था ये रिपोर्ट में, लेकिन उसके बाद भी अब चूंकि पीएचडी में तो कोई फेल होता नहीं है, इसलिए उसके बावजूद भी उनको मिल गया। जब मैं वाइवा लेने गया
तो उनके सुपरवाइजर बोले साहब काम बहुत बढ़िया हुआ है, इसको लिख दीजिए प्रकाशित हो जाए। मैंने कहा देखिए पब्लिश तो बिल्कुल नहीं होगी ये, मैंने इसको रिजेक्ट नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है, लिहाजा चलो ये इनका उपकार हो गया कि चलो इनको पीएचडी मिल गई, लेकिन अगर ये प्रकाशित करानी है तो आप दोनों मिलकर बहुत मेहनत करिए और ये जो फालतू चीजें इधर उधर की हटाइए। बहरहाल प्रसंग बात अलग होगी। चलिए प्रश्न कीजिए। धन्यवाद सर जी। जी